जय महेश। हम आज अपने डोंबिवली दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। माहेश्वरी मंडल डोंबिवली के दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रमुख अतिथि श्री अनिश जी माहेश्वरी तथा उनके साथी अमित जी राठी, सृजन जी नवाल, थाना जिला युवा सभा के अध्यक्ष श्री रवि जी भट्टड़, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा मेडिकल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर विलास जी लड्डा तथा आप सभी उपस्थितों का मैं राजेश बुतड़ा माहेश्वरी मंडल डोंबिवली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, जो लेकर आए आज की शाम आई है बहुत ही खास, आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो हम सभी को ले आई है एक साथ, जो हम सभी को ले आई है एक साथ। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम हमारे आराध्य को नमन करते हैं। सो मैं द्वीप प्रज्वलन के लिए श्री अनिश जी माहेश्वरी को मंच पर ससम्मान लाने के लिए हमारे डोंबिवली के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन जी पलोच से निवेदन करता हूं कि वो उन्हें ससम्मान मंच पर ले आए तथा मैं थाना जिला युवा सभा के अध्यक्ष श्री रवि जी भट्टड़ आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। अखिल भारतीय महासभा मेडिकल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर विलास जी लड्डा, इनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं तथा माहेश्वरी महिला मंडल डोंबिवली की अध्यक्षा श्रीमती रेखा जी बुतड़ा तथा माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री शिवम जी मालपानी को मैं मंच पर द्वीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं। जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री महेश जी सोनी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आए। महिमा
बोलो भगवान महेश की। जिंदगी में हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो संघर्ष करके जीत हासिल करते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिन्होंने संघर्ष करके जीत हासिल की है, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मार्गदर्शक है, जो हम सभी के बीच आज उपस्थित है। ऐसे हमारे प्रमुख अतिथि श्री अनित जी माहेश्वरी को ससम्मान मंच पर लाने हेतु मैं माहेश्वरी मंडल डोंबिवली के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन जी पलोट से निवेदन करता हूं। मैं निवेदन करता हूं थाना जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री महेश जी सोनी को कृपया मंच पर आवे। मैं निवेदन करता हूं थाना जिला युवा समिति के अध्यक्ष श्री रवि जी भट्टड़ को कि वो कृपया मंच पर आवे। मैं निवेदन करता हूं माहेश्वरी महिला मंडल डोंबिवली के अध्यक्षा श्रीमती रेखा जी भुतड़ा। मैं निवेदन करता हूं माहेश्वरी युवा समिति के अध्यक्ष डोंबिवली के अध्यक्ष श्री शिवम जी मालपानी को कृपया मंच पर आवे। मैं माहेश्वरी मंडल डोंबिवली के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन जी पलोट से निवेदन करता हूं कि वह हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री अनित जी माहेश्वरी का शाल और श्रीफल देकर सम्मान करें। अब मैं माहेश्वरी मंडल डोंबिवली की अध्यक्षा श्रीमती रेखा जी भुतड़ा से निवेदन करता हूं कि वे श्रीमती आशा जी माहेश्वरी का सत्कार करें। तो जोरदार तालियां हो जाए, सबने अभी नाश्ता भी किया है। अब मैं हमारे थाना जिला के विभिन्न क्षेत्र से पधारे हुए अतिथिगण इनका स्वागत करता हूं। श्री नितिन जी, आप प्रकाश जी बराड़िया का फूल पुष्प देकर स्वागत कीजिए। श्री नरेश जी जोड़ानी, आप फूल पुष्प देकर श्री अमित जी राठी का सत्कार करिए। अमित जी। मंच पर जो पधारे हैं उनका चारों तरफ गुणगान है। मंच पर जो पधारे हैं उनका चारों तरफ गुणगान है। तालियों के संग स्वागत करें उनका। वे हमारे कार्यक्रम के आज मेहमान हैं। वे आज हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं। मैं अब माहेश्वरी मंडल डोंबिवली के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन जी पलोट से निवेदन करता हूं कि वह अपना अध्यक्षीय संबोधन करें, प्लीज़। जय महेश, जय श्री राम। आज का स्नेह मिलन जो है वो दीपावली से रिलेटेड है, लेकिन मैं बताता हूँ कि नव वर्ष 2025 तथा दीपावली का मध्य होने से माहेश्वरी मंडल का यह जो कार्यक्रम है ये अपने आप में आप सबको एक सुखद अनुभव कराएगा। आप सभी को माहेश्वरी मंडल डोंबिवली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री अनित जी माहेश्वरी जैसे व्यक्तिमत्व हमारे साथ प्रमुख अतिथि के
रूप में पधारे हैं। मैं मंडल की ओर से उनका तथा उनके टीम का स्वागत करता हूं। डोंबिवली मंडल की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है, हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं, डोंबिवली क्या है, इसका थोड़ा सा उनको मंडल की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि डोंबिवली में करीब करीब 160 माहेश्वरी परिवार रहते हैं और समाज संगठन के हेतु साल में 3 कार्यक्रम माहेश्वरी मंडल डोंबिवली की ओर से किए जाते हैं, जिसमें दीपावली, होली, महेश नवमी ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं। पिछले 2 साल में ढोल ताशा पथक तथा रथ में विराजमान शिव पार्वती की शोभा यात्रा यह डोंबिवली के एक आकर्षण हो चुका है। इस वर्ष तो ढोल पथक की पूरी ढोल पथक की जो पूरा पथक था वो माहेश्वरी मंडल के ही सदस्यों ने पूर्ण किया था, जिसकी प्रैक्टिस करीब करीब सब लोगों ने 1 महीने तक की थी। होली पर गोविंदा, अमिताभ जैसे कलाकारों द्वारा गीतों का कार्यक्रम सादर किया गया। युवा तथा महिलाओं के लिए 5 सेशन का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी आयोजन किया गया। आज प्रस्तुत होने वाला अयोध्या 500 साल का इतिहास, यह कार्यक्रम भी अपने आप में एक विशेष ही होगा। इस कार्यक्रम के लिए हमारे युवा अध्यक्ष शिवम मालपानी ने जो मेहनत की है वो आपके सामने प्रस्तुत होते ही लगेगा कि ये लगन जरूर एक अफलातून ही रहेगा। मैं स्टेज से जीवन गौरव पुरस्कार चयन कमेटी श्री ओम प्रकाश जी दूत, श्री राजेंद्र जी मानोदने तथा श्री रामदयाल जी काबरा का धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी छात्र जिन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से जो यश प्राप्त किया है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। माहेश्वरी मंडल डोंबिवली ने जो एजीएम में संविधान उन्नतीकरण के निर्णय पारित किए थे, उस सभी संविधानिक रूप पूर्ण करने हेतु कार्य सफलता पे हो रहा है। कोलेगांव स्थित प्लॉट के हस्तांतरण हेतु जो कार्य प्रगति पथ पर है, महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए, जिसमें गवर्नमेंट के गठन में जो टाइम लगा है, उसकी वजह से वो कार्य थोड़े दिन के लिए रुक गया था। हमें अपेक्षा है कि जल्दी वो पूरा हो जाएगा। सभी कार्यक्रम में पधारे समाज बंधु का पुनश्च स्वागत करता हूँ। अध्यक्षीय 2 शब्द समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आज के चीफ गेस्ट जो है वो अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तिमत्व है। मैं उनके लिए आगे की स्टेज जो है मैं हमारे सेक्रेटरी श्री वल्लभ जी बुद्धड़ा को, राजेश जी बुद्धड़ा को सौंपता हूँ। वैसे आपने कोई गलत नहीं बोला, मुझे डोंबिवली में हर कोई वल्लभ जी नाम से जानता है, पर अभी ऑफिशियल नाम जो है सब जगह राजेश है, तो इसलिए वो हमें ऑफिशियली वो नाम चलाना पड़ता है। धन्यवाद डॉक्टर सचिन जी। मैं डॉक्टर सचिन जी ने जो 2 बातें कही उसमें और कुछ चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जैसे कि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ने हमारे पूरे विश्व में जहाँ जहाँ माहेश्वरी बसे हैं उनका डेटा कलेक्शन करने का एक ड्राइव चलाया है, जिसके लिए उन्होंने एक ABMM संपर्क ऐप का निर्माण किया है। और इस संपर्क ऐप में आप सभी अपने फैमिली का, अपने जो भी परिवारजन है, इनका डेटा शेयर ज़रूर करें। हमारे बार बार निवेदन करने पर भी हमारे डोंबिवली से जो 6 महीने पहले जो हमारे परिवार ने डेटा अपलोड किया था, उसमें एक परिवार की भी वृद्धि नहीं हुई। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिस किसी ने भी इस ऐप में अपना डेटा नहीं डाला है या किसी को कुछ तकनीकी के कारण नहीं हो रहा है, तो आप श्री सत्यनारायण जी राठी या श्री राजेंद्र जी काबरा से ज़रूर संपर्क करिए और अपने परिवार का डेटा जो हमारी महासभा हमारी काम के लिए जमा कर रही है उसमें अपना सहयोग देवे। दूसरा और बात एक मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी
हमारे मेडिकल के जो खर्चे होते हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस खर्चे को कम करने के लिए अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की ओर से महाराष्ट्र उनके मेडिकल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर विलास जी लडे ने कुछ हॉस्पिटल के साथ में टाइप किया है, जैसे कि देश भर के फोर्टिस के 25 हॉस्पिटल और मैक्स ग्रुप के 20 हॉस्पिटल, इनके साथ अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का टाइप हुआ है, जहां हमें इन हॉस्पिटल में एडमिशन पर 10% तथा सभी डायग्नोस्टिक और ओपीडी पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। और जो भी यहाँ सेवा लेना चाहता है वह उनसे ज़रूर संपर्क करे। इसके साथ ही उन्होंने जो मेडिकल हेल्थ चेकअप प्लान है लीलावती में, जिसकी कीमत 23,500 रुपये है, जो सिर्फ 7,320 में हम सभी के लिए उपलब्ध कराया है। तो इसका जो भी है, मैं तो कहता हूँ 50 साल के बाद हर वर्ष एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जो आपके फ्यूचर के प्रॉब्लम को रोक सके। उसके साथ दूसरा, हमारा फोर्टिस के साथ भी एक टाइप हुआ है, जिस फोर्टिस के टाइप में भी आप जो भी जानकारी उनसे लेना चाहते हैं आप वो करके फोर्टिस मुलुंड में भी आप ये सेवा ले सकते हैं। और थाना जिला माहेश्वरी सभा ने हमारे डोंबिवली के ही SRV ममता के साथ में टाइप किया है। उनके भी लगभग टेस्ट वही है जो फोर्टिस के है। अगर किसी को मुलुंड जाना अगर नहीं हो सकता है तो आप यहाँ पे SRV ममता में भी अपना टेस्ट पैकेज, हेल्थ चेकअप पैकेज की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इन सभी कार्यों के लिए मैं माहेश्वरी मंडल डोंबिवली की ओर से थाना जिला अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा मेडिकल सेल के अध्यक्ष श्री विलास जी लडा, इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। डोंबिवली के प्रतिभावान छात्र तथा छात्राओं का ट्रॉफी प्रदान करके उन्हें सम्मानित करने हेतु मैं अब मंच संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं श्री दिनेश जी सारडा को। जय महेश। माहेश्वरी मंडल की ओर से मेधावी छात्रों का सम्मान घोषित करने का शुभ अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। मैं मेधावी छात्रों का नाम घोषित करता हूँ, वो मंच पर आकर अपना सम्मान स्वीकार करें। मिहिका मयूर मानुदने, SSC ICSE बोर्ड 93.80%। धन्यवाद। अर्पिता महेश दूत, HSC 89.17। मैं चाहता हूँ सचिन जी पलोड उनका स्वागत करें। जय देवेंद्र काबरा, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर 8.63। सोनी जी सम्मान करें। महेश जी सोनी। जय देवेंद्र काबरा कहीं पे है? नेक्स्ट अनीश ओम प्रकाश लोहिया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 9.71। तालियां। उनके कोई परिवार से कोई दोस्त
ले लेना। रवि जी, रवि भट्टर ले लीजिए। कौन आया? कोमल महेश सोमानी, बैचलर ऑफ साइंस 9.67। रेखा जी इनका स्वागत करेगी। सम्मानित। अनिकेत संजय काबरा, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 8.3। उनके पापा आ रहे हैं। महेश जी, आप इनका ट्रॉफी देके स्वागत करें, सम्मानित करें। अर्पिता राजेश कोठारी, MBA इन HR 7.53। महेश जी सोनी, सम्मानित करें। डॉक्टर डॉक्टर ताशिका सुशील गग्गर, MBA इन साइकोलॉजी 79.24%। माहेश्वरी जी के हाथ से ट्रॉफी दी जाए। रेणुका प्रवीण जाखोटिया, चार्टर्ड अकाउंट पास। रवि भट्टर, इनको ट्रॉफी देके सम्मानित करें। मिथिलेश चार्टर्ड, चंद्रकांत बिरला, चार्टर्ड अकाउंट 58%। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। जिस पल का आप सभी को इंतज़ार था, वह डोंबिवली जीवन गौरव पुरस्कार की ओर अब हम चलते हैं। यह पुरस्कार हम डोंबिवली के माहेश्वरी समाज के लिए जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उन्हें हर वर्ष हम देते हैं। निस्वार्थ भाव तथा पद की लालसा न रखकर समाज कार्य में रुचि रखने वाले मृदभाषी तथा कार्यक्षम व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री सत्यनारायण जी रामलाल जी चितलांगे को वर्ष 2024 का जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब मैं मंच पर श्री सुभाष जी चांडक को आमंत्रित करता हूं। आप आकर आदरणीय सत्यनारायण जी चितलांगे जी का संक्षिप्त में परिचय दें। आने वाले अंग्रेजी नए वर्ष की सभी को शुभकामना।
मैं आज यहाँ आप सबके सामने श्री सत्यनारायण चितलांगे जी का परिचय देने हेतु खड़ा हूँ। भाई उनका क्या परिचय दे सकता हूँ, जिनके नाम में ही एक बड़ा परिचय है। जब कोई शुभ कार्य की शुरुआत करनी होती है तब भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। पूजा करके ही कार्य की शुरुआत करते हैं। और ऐसे महान व्यक्ति के, महान नाम के व्यक्ति के परिचय के लिए मुझे अवसर मिला है। आप है समाज की शान, आपसे समाज का है मान, हंसते हंसते करते हो समाज के सब काम, आप जैसा नहीं कोई महान। आप श्री सत्यनारायण रामलाल जी चितलांगे, आपका जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली गांव में सन 1953 में हुआ। आपने सन 1975-76 में बीएससी एमबीए की शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आपने उम्र के 52 साल में एलएलबी पास किया और एडवोकेट की पदवी प्राप्त की। आपकी धर्मपत्नी सौ सविता चितलांगे महाराष्ट्र में दामन गांव से हैं। उन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की। घर परिवार का सुनियोजन करने के साथ साथ वे समाज कार्य में भी अग्रसर रहे। महेश्वरी महिला मंडल डोंबिवली के एक टर्म अध्यक्ष भी रहे। आपको 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र सचिन चितलांगे सीए, वे कैपजेमिनी इंडिया लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत है। सुयोग चितलांगे सीएसीएस है। वे पहले कंपनी में सीईओ के पद पे थे, अभी वे खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी बड़ी बहू यशस्वी सचिन चितलांगे एमबीए, अभी वे एमिनिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपकी छोटी बहू शीतल सुयोग चितलांगे, जिन्होंने सीएसीएस किया है, वे वर्किंग एज ए लेक्चरर इन दोषी कॉलेज ऑफ एसएनडीटी कॉलेज। आपको 3 पोते हैं, 1 पोती है। श्रेया और ईशान सचिन चितलांगे, हर्षिल और प्रणय सुयोग चितलांगे। आप पिछले 30 वर्षों से अधिक समय तक टीसीआई बोरुका समूह में विभिन्न कंपनियों में मार्केटिंग, प्रशासनिक, कानूनी और संपत्ति से संबंधित मामलों में काम किया है। 1977 में विक्री सहायक के रूप में आपने अपना करियर शुरू किया और 2013 में आप उपाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अभी भी आप टीसीआई बोरुका समूह के साथ कानूनी और संपत्ति से संबंधित मामलों और ट्रस्ट संबंधित मामलों से सलाहकार के रूप में अंशकालिक आधार पर आप कार्यरत हो। आपने कभी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी आप बड़े वकीलों के संपर्क में आकर सामाजिक दायित्वों का ध्यान रखते हुए कंपनी के विस्थापित परिवारों का पुनर्वसन का काम किया और जेल में बंद कई कर्मचारियों को अवधि से पहले न्यायालय के आदेश से रिहा करवाया। आप महेश्वरी मंडल में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। कार्य समिति के गठन में निष्पक्ष रूप से चुनाव अधिकारी के रूप में कई कार्यकाल तक जुड़े रहे और चैरिटी कमिश्नर कार्यालय के मामलों पर टीम सदस्य के रूप में सलाह देने और एटीजी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधित मामलों में आप जुड़े रहे। डोंबिवली महेश्वरी मंडल के प्रतिनिधि के रूप में आप थाना जिला सभा के सदस्य के रूप में आपने प्रशंसनीय कार्य किया। मस्जिद बंदर क्षेत्र में ज़रूरतमंद गरीब परिवारों को एक ट्रस्ट के माध्यम से भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने में भी
आपने मदद की। आपने कभी भी किसी व्यक्ति या पारिवारिक विवादों में सलाह देते समय हमेशा कानूनी समाधानों को प्रोत्साहित किया। आपने एक सलाह दिया है समाज के लिए, वो मैं बताता हूँ। आपकी हरदम समाज के लिए यही सलाह होती है, अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें। जहाँ इच्छा शक्ति होती है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। भगवान किसी के माध्यम से मदद करते हैं, लेकिन केवल उन्हीं की जो दूसरे की मदद करते हैं। एक 4 लाइन में कहना चाहूँगा उनके इसमें। सूरज की किरणें करे आपको सलाम, सूरज की किरणें करे आपको सलाम, चांद की चांदनी करे आपका गुणगान, हर खुशी आपको मिले जहाँ की, दुआ करे हम सब भगवान की। जय महेश। धन्यवाद सुभाष जी। अभी सुभाष जी ने हमारे जो आज के जीवन गौरव पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता है श्री सत्यनारायण जी चितलांगे जी के बारे में, उनके कार्य के बारे में बहुत बेखूबी बयान किया है। तो उनका कार्य क्षेत्र देखते हुए फिर से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अब मैं आदरणीय सत्यनारायण जी चितलांगे तथा उनके परिवार को मंच पर जीवन गौरव पुरस्कार स्वीकार करने हेतु बुलाता हूं, तथा मैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्री अनित जी माहेश्वरी तथा माहेश्वरी मंडल डोंबिवली के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन जी पलोट से निवेदन करता हूं कि वह उन्हें यह सम्मान देवें। आइए भाई साहब। अब श्री सत्यनारायण जी चितलांगे
तथा भाभी से निवेदन करता हूं कि कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। Got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living off LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it all. अब मैं हमारे आज के जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त श्री सत्यनारायण जी चितलांगे जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया हमें मार्गदर्शन कर दें। जय महेश। आज इस अवसर पर मैं अपने माता पिता को याद करते हुए, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, कुछ शब्द आपसे विदित करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रमुख अतिथि श्री अनीश जी माहेश्वरी, महाराष्ट्र राज्य एवं प्रदेश प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि, अतिथिगण, डोंबिवली मंडल के पदाधिकारी व कमेटी सदस्य तथा मंडल के उपस्थित सदस्य परिवार व श्रोतागण, आप सभी से नमन करते हुए यह छोटा सा संबोधन करने का सौभाग्य मुझे इस कार्यक्रम द्वारा प्राप्त हुआ, जिसकी खुशी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। संभवतः मैं निःशब्द हो गया हूँ, फिर भी इस अवसर का लाभ लेते हुए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मंडल की ओर से आदरणीय धूत जी द्वारा भेजा गया पुरस्कार पत्र पाकर तथा इस कार्यक्रम द्वारा सम्मान देकर आपने मुझे यह पहचान और एहसास दिलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि मंडल ने समय समय पर मुझे जो भी काम सौंपा तथा थाना जिला परिषद में मंडल का प्रतिनिधि बोल के जो भी मुझे काम सौंपा, वह काम मैंने पूर्ण अपनी योग्यता अनुसार पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से पूर्ण करने की कोशिश की। मुझे यह मौका देने के लिए मैं मंडल का धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही साथ आज मैं यह खुले रूप से कहना चाहता हूँ कि आज जो यह पुरस्कार दिया गया, यह एक बिहाइंड द स्क्रीन काम करने वाले कार्यकर्ता को दिया गया, ऐसा मैं समझता हूँ। तो यह जो पुरस्कार है वह केवल मेरा अकेले का नहीं है। आज मंडल में जितने भी बिहाइंड द स्क्रीन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, मैं उनको यह पुरस्कार समर्पित करते हुए उनकी ओर से मैं यह पुरस्कार स्वीकार करता हूं, ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूं और फिर मुझे यह सम्मान मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इस दीपावली स्नेह सम्मेलन पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं, तो दीपावली की शुभकामना देते हुए मैं आगे फिर 2 शब्द कहता हूं। यहाँ पर इतने प्रबुद्ध, गुणवान, विद्यावान, प्रतिभावान व्यक्ति बैठे हैं, इनके सामने मैं क्या विषय पे बोलूं, यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने तय किया कि हमारी जो कमियां होती है अपने करियर में, हर व्यक्ति ज़िंदगी में एक मुकाम पर पहुंचना चाहता है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी की वजह से या कुछ अपना अवलोकन पूरा न करने की वजह से पहुंच नहीं पाता। ऐसे ही कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अक्सर यह देखा गया है कि बड़ा ओहदा पाने के लिए और बड़ा ओहदा पाने के बाद उसे निभाने के लिए बहुत ही असाधारण स्किल्स चाहिए, बहुत ही असाधारण उसमें व्यक्तिमत्व चाहिए। तो यह बहुत कम लोगों में होता है। तो हमारा जब हम करियर का चुनाव करते हैं तब हमको एक प्रोफेशनल, जहाँ पे इंडिविजुअल इंटेलिजेंस बहुत मायने रखता है या ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मायने रखता है, इसका विचार करते हुए अपना चयन करना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि धन कमाने का जो कार्य है वो मैच्योरली प्रारंभ करना चाहिए। प्री मैच्योर उसको प्रारंभ करने, जल्दी प्रारंभ करने से हमको लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है उसमें। तीसरा ये है कि अपॉर्चुनिटीज जो हमारे सामने आती है उसको हम पहचान कर इनकैश करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक लिफ्ट के भांति होती है। हम लिफ्ट का बटन दबाते हैं, लिफ्ट हमारे पास आ जाती है, लेकिन हमने उसमें बोर्ड नहीं किया तो और किसी के कमांड में चली जाती है। तो हम अपॉर्चुनिटीज़ का हमने ध्यान रख के उनको इनकैश करना चाहिए। भयपूर्ण दिमाग कभी ना रखे, निर्भय होकर अपना काम करें, कैलकुलेटेड रिस्क लेवे, तो आप अपने गंतव्य स्थान पर
ज़रूर पहुंच सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अपना लॉन्ग टर्म करियर खराब ना करें और उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने गोल प्राप्ति की मतलब साधना जो है वो पूरी करें। और फेल्योर के बाद कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए कोई भी। अपना जो फेल्योर है उससे आप 2 सबक सीखिए, 2 सबक सीखते हुए फिर उसमें जो आपकी कमी रह गई है उसको पूरी करते हुए आप अपने गंतव्य स्थान पर जरूर पहुंचिए। देखिए, हमारे पास 2 कहावतें हैं। कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और दूसरी कहावत हमारे पास है देर आए दुरुस्त आए। तो आप पहली कहावत पे कभी मत जाइए, चिड़िया चुग गई खेत पछतावा करने के साथ साथ उसका करेक्टिव एक्शन लीजिए। अगर आप करेक्टिव एक्शन लेंगे तो आपका पछतावा जो है वो आपके एंड रिजल्ट में पहुंच जाएगा। अब जो मैंने ये ऊपर जो कमियां बताई, ये जब हम देखते हैं तब बहुत ही सामान्य लगती है और बहुत ही कॉमन लगती है, लेकिन जब आप 55 साल की 60 साल की आयु में जब पहुंच जाते हैं तब ये सामान्य गलतियां आपका एक विकराल रूप के रूप में आपको दिखने लगती है। आप वह प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाते जिस प्लेटफॉर्म पर आगे की पीढ़ी को उड़ान भरनी है। तो आप इन मामलों के बारे में जो कि बहुत ही दिखने में बहुत साधारण लगती है, मैंने जो जो कमियां बताई दिखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इन गलतियों की वजह से आप लाइफ में बाद में पीछे रह जाते हैं। तो इन बारे में सावधान रहे, सतर्क रहे, यही मेरा आज का मैसेज है। दूसरी बात है कि ये जो कमियां मैंने बताई ये नहीं रहे, इसके लिए मंडल ने कई साधन जुटाए हैं, कई नए नए उपक्रम लिए हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप देना, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए कोशिश करना, शार्क टैंक, उड़ान, स्टार्टअप, कल्चरल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मंडल आपको बहुत बड़ा बैकअप दे रहा है। इस बैकअप का आप फ़ायदा लीजिए और इस बैकअप में आप शामिल होकर अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए। अगर सशक्त मेंबर होंगे, मंडल के मेंबर अगर सशक्त होंगे तभी मंडल सशक्त होगा। मंडल के मेंबर खुद ही अगर वीक होंगे तो फिर मंडल के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और कैसे अपना समय देंगे। तो मेरा आज का ये संदेश यही है कि आप सशक्त बनिए, युवा पीढ़ी आप एकदम सशक्त बनिए, अच्छे पोस्ट पर काम करिए, अच्छे विचार रखिए, मंडल के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करिए, ताकि आपके मंडल का नाम पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में, अब तो दुनिया माहेश्वरी मंडल का मतलब विश्वव्यापक स्वरूप सामने आने वाला है, तो उसमें डोंबिवली मंडल का नाम अग्रगण्य रहे, यह मैं कामना करता हूँ। लास्ट में 1998 में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था। आज 28 साल उस बात को हो गए। मेरे परिवार ने, मेरे छोटे ब्रदर ने, मेरे पत्नी ने मेरी बहुत केयर ली, लेकिन साथ ही साथ डोंबिवली का माहेश्वरी परिवार उस टाइम मेरे साथ इस तरह जुड़ा था कि प्रत्येक घर से कोई ना कोई मुझे मिलने आया था, मुझे सांत्वना दी थी। और मैं उस बीमारी 1998 में हार्ट का जो बीमारी है वो बहुत भयंकर समझा जाता था। कई लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि बाद में आपको घर में बैठना पड़ेगा, और लेकिन मेरे घर वालों ने, समाज ने, भाई अब आपका ऑपरेशन हो गया, अब आप ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, ज़्यादा एफिशिएंट, फिजिकली एफिशिएंट हो गए, आप अपना काम आगे बढ़ाइए। उसके बाद मैंने LLB किया और उसमें मेरी कार्यशक्ति बढ़ गई और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलने के बाद में मेरे मालिक ने कहने के बावजूद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं गया। उसका मुझे अब थोड़ा पछतावा होता है, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस में जाता, आज भी मैं कार्य कर रहा हूँ लेकिन मैं अकेला बिजी हूँ। अगर मैं मेरा खुद का प्रैक्टिस करता तो मेरे साथ में मैं 10 आदमी को और डेवलप करता और समाज के लोगों को डेवलप करता, और मतलब दैट वुड हैव बीन मोर बेनिफिशियल टू मी एज वेल एज सोसाइटी, समाज, सभी के लिए बेनिफिट होता। तो मैं डोंबिवली समाज का हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ। यहाँ से कोई परिवार स्थलांतर हुए हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहे, हम मंडल से जुड़े रहें। मैं भी थोड़ा स्थलांतरित हुआ हूँ, तो इसके लिए मंडल के पदाधिकारी गौर करें और हमें मंडल की सेवा करने का मौका बार बार मिलता रहे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री
सत्यनारायण जी चितलांगे, आपने इनके जो 2 शब्द सुने हैं, मैं उनमें से तो सिर्फ कुछ ही शब्द समझ सका हूँ, पर जो शब्द समझा हूँ बोलता हूँ कि इन्होंने बिहाइंड द सीन ये जो बात कही है कि आज जो अपना इन्हें जो सम्मान मिला है इन्होंने अब उन सभी के साथ शेयर किया है, ये इनका बड़प्पन है। सो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। तथा हमें मार्गदर्शन पर जो इन्होंने बातें बताई हैं, मुझे आशा नहीं किंतु पूर्ण विश्वास है कि अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हमें कभी हार का सामना करना नहीं पड़ेगा और हम जीवन में हमेशा अपना ग्राफ ऊपर ही ऊपर देखते जाएंगे। तो मैं पुनश्च मंडल की ओर से श्री सत्यनारायण जी चितलांगे तथा उनके परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई साहब, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं श्री नरेश जी सोडानी से निवेदन करता हूं कि वे श्रजान जी नवाल जो किसी कारणवश लेट पहुंचे उनका सत्कार करें। नितिन जी लाहौटी, आप श्री दिनेश जी सोमानी का सत्कार करिए। दिनेश जी सारडा, आप श्री सुरेश जी मंत्री का सम्मान कीजिए। सुरेश जी, सुरेश जी आए क्या भाई साहब? कहाँ है सुरेश जी? हाँ, वो उधर दिनेश जी। अब मैं आपके सामने हमारे प्रमुख अतिथि श्री अनिश जी माहेश्वरी का संक्षिप्त में परिचय रखता हूँ। अभी इनका परिचय बताने के लिए तो मुझे शायद 2 घंटे भी कम पड़ेंगे, पर मैं एकदम संक्षिप्त में इनका परिचय देता हूँ। ऊंचे आसमान में पंछी लेते उड़ान, ऊंचे आसमान में पंछी लेते उड़ान, वैसे ही अपने मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे बनकर मेहमान, करते हैं आदरपूर्वक सम्मान, आदरपूर्वक सम्मान। श्री अनिश जी, आपका बहुत बहुत सम्मान। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री अनिश जी माहेश्वरी का मैं राजेश बुतड़ा माहेश्वरी मंडल डोंबिवली की ओर से स्वागत करता हूं। माहेश्वरी मंडल डोंबिवली के स्नेह मिलन कार्यक्रम में पधारे हुए प्रमुख अतिथियों में अब तक के सबसे कम उम्र के हमारे आज के प्रमुख अतिथि हैं। स्नेह मिलन कार्यक्रम में इतनी कम उम्र में जो आप यह गौरव जो आपको जो मिला है, उसलिए हमें आमंत्रित करने पर 4 समझ हमारे पास ऑप्शन होते हुए भी हमें एक उलझना हो गया था कि भाई हम किसे बुलाए। फिर हमने जब सारे पैरामीटर देखे तो हमने सोचा कि नहीं, इसके लिए हमें अनिश जी से बढ़िया आज कोई प्रमुख अतिथि नहीं मिल सकता, इसलिए एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं। इतने कम उम्र में आपने जो सफलता पाई है वह काबिल तारीफ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके इस सफलता के कुछ गुरु मंत्र आप जाने से पहले हम सभी को भी बताएं। श्री अनिश जी सन 1999 में राजस्थान के पाली शहर से मुंबई में अपना करियर बनाने आए। आपने भिवंडी में कपड़ा उद्योग से अपना करियर शुरू किया। सन 2008 में आप नौकार कॉरपोरेशन संभाजी नगर में अपने दूसरे करियर की शुरुआत करने मुंबई से संभाजी नगर शिफ्ट हुए। वहां आप अपनी मेहनत तथा लगन से महज कुछ वर्षों में ही अकाउंट असिस्टेंट से CFO के पद पर पहुंचे हैं। यह एक अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी।
आपने कंपनी के लिए तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई तथा आपने स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव, न्यू प्रोजेक्ट्स, आईपीओ, क्यूआईपी, मर्जर एंड अमलगमेशन, इन सभी में अपना की रोल बहुत ही बेखूबी से निभाया है। आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे वर्ष 2020 में नेशन वाइड अंडर 40, प्लीज़ नोट कीजिए, नेशन वाइड अंडर 40 कैटेगरी में टॉप इन्फ्लुएंशियल कॉरपोरेट लीडर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाए। सन 2020 में ही बिजनेस अचीवर आइकॉन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। वैसे ही 2020 में सीईओ ऑफ द ईयर, इतने कम उम्र में इन्होंने यह पुरस्कार हासिल किया है। सन 2021 में NARF नेशनल अचीवर रिकॉग्निशन फोरम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ संस्था है, इस संस्था से इन्हें राष्ट्रीय विकास रत्न इस अवार्ड से नवाजा गया है तथा इसी संस्था द्वारा उन्हें कॉरपोरेट लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सन 2021 में ही इनकी सक्सेस स्टोरीज इंटरनेशनल मैगजीन ब्रांड्स, बिजनेस आउटलुक, बिजनेस टुडे में पब्लिश हुई तथा कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे सम्मान पुरस्कार पाने के बाद एक बार थोड़ा जोर से इन तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आपने कुछ वर्ष पहले ही अपनी खुद की कंपनी विश्वर इन्वेस्टमेंट अफेयर्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में आकर शुरू की है, जिसका ऑफिस फिलहाल बेलापुर में है। इस कंपनी में आइडिया से आईपीओ तक कैसा जा सकते हैं, इसका मार्गदर्शन आप करते हैं तथा उन्हें उचित धनराशि इकट्ठा करने में भी मदद करते हैं। भाई अभी हमारे में से भी जो कोई उत्सुक हो तो प्रोग्राम के बाद में ज़रूर उनसे संपर्क करें। आपने अभी तक करीब 30 स्टार्टअप्स में अपना निवेश किया है तथा उनके साथ मेंटर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। छोटे से व्यवसाय या स्टार्टअप को किस तरह ग्रो करें, बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं, इस विषय पर मेंटरशिप का रोल आप बखूबी निभा रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। मैं अनीश जी से निवेदन करता हूं कि वे आज माहेश्वरी मंडल डोंबिवली के सदस्य को, खास करके हमारे युवा साथियों को उचित मार्गदर्शन पर अपने विचार रखें। अब मैं श्री अनीश जी को अपने विचार करने हेतु अपने इस 2 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं। इस पल का बड़ी सब्र से इंतज़ार था, आपका ही इंतज़ार था, आइए आपका ही इंतज़ार था, इस पल का बड़ी सब्र से इंतज़ार था। आइए अनीश जी, आपका स्वागत है। जय महेश, जय श्री कृष्णा। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ महेश गौरव सम्मान से अभी नवाजे गए चितलियांगे जी का, डोंबिवली माहेश्वरी समाज का, जिन्होंने मुझे ये उनका धन्यवाद मैं तहे दिल से इसलिए करता हूँ कि इस तरीके के मंच पे इस तरीके की जिज्ञासाओं को शेयर करने का मौका मिला। आज तक जितने भी स्टेज मैंने शेयर किए हैं वो हमेशा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बिज़नेस टाइकून के जैसे, या उन्हीं जगह पे मैंने अपने पहले प्री स्पीच तैयार करके किए हुए हैं। अपने परिवार के बीच में बोलने का ये मौका मुझे मिला, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं अपनी वाणी के थ्रू आप लोगों तक मेरे कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, और उसके पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक छोटी सी स्टोरी जो सर रतन टाटा के बारे में कही जाती है, और वो मेरे आइकॉन भी रहे हैं, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, जिनके लिए मैं हमेशा से उत्सुक रहता था। एक छोटी सी जगह पाली से जब 99 में मैंने अपने सपनों को देखा, तब हमेशा मैं यही सोचता था कि कैसे धीरूभाई अंबानी इतने पैसे वाले बन गए। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये पैसे इतने कैसे कमा सकते हैं। मतलब उस वक्त वो 4-5 हज़ार करोड़ के मालिक होते थे और हम लोगों को 40-50 रुपये पूरे महीने के मिलते थे। तो सोचते ये 4-5 हज़ार करोड़ रुपये कब देखेंगे हम।
तो उस सोच के साथ मैं जब उनको पढ़ता था तो उनकी कहानियाँ पढ़ता था और वो मेरी इंस्पिरेशन थी। रतन टाटा सर ऐसे ही एक सामाजिक इवेंट पे गए तो उनका जिस तरीके से मेरा थोड़ा सा परिचय दिया गया वैसे ही उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिचय हुआ। और स्टेज पर जब अपनी मधुर वाणी से उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी शेयर की। मैं जस्ट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े मेले में घूमने गया था और वहाँ पे एक पंछी बेचने वाला बैठा हुआ था। उसके पास में 3 पिंजरे थे। एक पिंजरे के पंछी के जब मैंने पूछे कि भैया ये पंछी कितने में बेच रहे हो, तो उसने बोला कि भैया ये पंछी जो है मैं 5,000 रुपये में बेच रहा हूँ। तो टाटा जी ने पूछा कि भाई ये पंछी इतना महंगा क्यों है? तो उन्होंने बोला साहब ये पंछी जैसा आप बोलते हैं ना वैसा वापस बोलता है, ये तोता है, जैसा आप बोलोगे वैसा वो जवाब देता है। तो बोले अच्छी बात है। फिर वो दूसरे पंछी के पास गए तो उसके बारे में पूछा कि ये पंछी आप कितने में बेच रहे हो भैया? तो बोले ये पंछी मैं 50,000 में बेच रहा हूँ। बोले क्यों 50,000 में बेच रहे हो? तो बोले 50,000 में इसलिए बेच रहा हूँ कि जैसे आप इसको सवाल पूछेंगे ये उसका जवाब देता है, हाँ या ना में आपको उसका आंसर करता है, तो इसलिए मैं इसको 50,000 में बेच रहा हूँ। तीसरे पंछी के बारे में जब पूछा कि इसको कितने में बेच रहे हो, तो बोले यार ये तो अमूल्य है, इसको तो मैं क्या ही बेचूँ, अपने आप की कीमत लगाएंगे तो हम खुद बिक जाएंगे, इतने पैसे बता रहा है। तो बोले इसकी क्या खासियत है? तो बोले इसकी ये खासियत है कि इसको आता जाता क्या है मुझे भी पता नहीं, बट जब भी इससे पूछो कि भाई तेरी क्या खासियत है तो अपने आप को रतन टाटा बताता है। सो दिस इज़ हाउ एक साधारण व्यक्तित्व अपने आप को पोर्ट्रे करता है, प्रेजेंट करता है। तो रतन टाटा साहब की एक खासियत थी कि कभी भी वो कोई भी स्टेज पर जब उन्होंने इस तरीके की घटनाएं अपनी शेयर की तो लोग जैसे आज आपने अभी हंसी के ठहाके मारे वैसे हंसते थे। तो मैं उन्हीं की तरह एक अपने आप को साधारण व्यक्तित्व समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी साधारणतया जैसे अपने परिवार के बीच में बात करने आया हूँ वैसे ही अपनी बात रखूँ। जैसा कि मुझे कहा गया कि यूथ को मोटिवेट करना और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है। यहाँ पे आपको मैं एक डोंबिवली की खास शख्सियत जिनके साथ हम भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मिस्टर विलास जी लड्डा, जिनकी वजह से आज मैं स्टेज पे हूँ। तो 2 साल पहले जब हम उनसे पहली बार मिले तो उन्होंने मुझे एक आइडिया शेयर किया कि मैं क्या इस उम्र में एक स्टार्टअप सोच सकता हूँ क्या। तो हमने उनको कहा कि आप इस उम्र में क्या, जब KFC जिसके बारे में आप सबको पता होगा 62 की एज में उन्होंने पहली बार अपनी लारी से चिकन के ठेला लगा के काम चालू किया था और 70 की एज में ही वॉज द बिजनेस टाइकून ऑल अक्रॉस ग्लोब। तो हमने उनको कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, आप बताइए आपका आइडिया क्या है। उनका विज़न बोर्ड हमने लिया, उनके साथ काम किया। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे इंडिया भर से उन्होंने हमारे पोर्टल के साथ लगभग 25,000 डॉक्टर्स को जोड़ा है और उसमें से 5,000 डॉक्टर्स के साथ में अब तक उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी अंकल ने भी कहा कि किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती, उन्होंने लॉ 52 की उम्र में किया, आज डॉक्टर साहब ने अपना कैरियर 60 की उम्र में चालू किया। तो हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक, युवा पीढ़ी तक ये मैसेज मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए आप में लगन, निष्ठा और सबसे बड़ी सोच चाहिए। जब आप एक बार अपने मन को इस तरीके से समझा लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो फिर आपके लिए कोई भी मंच, कोई भी जगह, कोई भी व्यापार छोटा नहीं हो सकता। आपको सिर्फ करना ये है कि एक कदम आगे बढ़ाना है। आपको उस सोच से बाहर आना है कि मैं ये कर सकता हूँ, और इसी सोच के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेते हैं। और एक और छोटी कहानी मैं धीरूभाई अंबानी के बारे में सुनाना चाहूँगा कि किस तरीके से अपने जीवन में उन्होंने छोटे छोटे कदम लिए और कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए। एक वाक़या उनके बारे में बहुत फेमस है, शायद आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा। उनका जब वापी में फैक्ट्री बना था और मुंबई का मौसम आपको पता है कि एक बार बारिश चालू हुई तो 8 दिन कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो एक बार उन्होंने घर से गाड़ी निकाली और उन्होंने मन बनाया कि यार फैक्ट्री चलते हैं। जब वो घर से निकले तो बारिश इतनी तेज़ थी कि ड्राइवर ने कहा कि आधा घंटा रुकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुझसे चलती है गाड़ी ठीक, नहीं तो मैं आगे बैठता हूँ, तू पीछे बैठ, अपने को फैक्ट्री तो जाना है। वो जब अपने घर से निकले और थोड़े आगे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा काले बादल हो गए। तो वो पीछे बैठ के न्यूज़पेपर, उनकी आदत थी, वो कभी खाली नहीं बैठते थे। तो उस वक्त आज की तरह मोबाइल नहीं होते थे। पूरी गाड़ी में आपके 4-5 मैगजीन्स होती थी, आपकी भाषा जिसमें आप समझते हो। गुजरात समाचार उनका हमेशा, मुख्य समाचार जो उनको पढ़ने का शौक़ था वो हमेशा उनके पास रहता था। तो पढ़ते पढ़ते चल रहे थे, गाड़ी 10 की स्पीड पे चल रही है। ड्राइवर बोला साहब इतना अंधेरा हो गया है आगे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
तो मेरे को लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी देर रोक लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई तू चलते रहे। तो बोले अब मेरे को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं चलूँ कैसे, इतनी तेज़ बारिश है मेरे को। उन्होंने बोला तू चलते रहे। फिर थोड़ी देर हुई, फिर वो ड्राइवर थोड़ा सा डर गया कि साहब आपका जीवन मेरे लिए अमूल्य है, मैं क्या करूँ। तो बोले बस तू गाड़ी चलाते रहे। ऐसे करते करते आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा निकल गया और 1 घंटे बाद में देखा तो बादल एकदम साफ़ हो गए और उनको एकदम क्लियर सरफेस दिख रहा था। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को पूछा तुझे कुछ समझा? तो बोले साहब मैं अनपढ़, मैं क्या समझूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं यही तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तू अपनी राह पे चलते रहे। कितने भी काले बादल आएंगे, कितनी भी घनघोर बरसात होती रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा जब आएगा कि तेरे को पूरे बादल छटे हुए मिलेंगे, तेरे को तेरा रास्ता एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो बेसिकली इन लोगों ने अपनी पूरी जीवन में कई बार वो गिर के उठे। उन्होंने एक ही मूल मंत्र अपनाया हुआ था, सदा सदा उन्होंने एक ही चीज़ को फॉलो किया कि चाहे मैं 1,00,000 बार गिर जाऊं लेकिन मैं पूरी तरह गिरूंगा नहीं, मैं गिरूंगा फिर उठूंगा और फिर खड़ा होकर चलूंगा। रिसेंटली हम लोग बहरीन में थे, वहाँ पे आप लोगों में से शायद सब ने एक मूवी देखी होगी चंदू चैंपियन, लगभग सब ने उनके बारे में सुना होगा। पेटकर साहिब अपने पूना में ही रहते हैं। उनकी कहानी मैं अगर आपको सुनाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि एक आदमी चंदू जैसा, जिसको चंदू हमारे यहाँ जनरली महाराष्ट्रियन उन लोगों को कहा जाता है जिनको कुछ करने की मादा ना हो, अंदर जो कुछ नहीं कर सकता उसको चंदू बोल देते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, उसको चंदू बोल देते हैं। तो उन्होंने अपनी कहानी उस स्टेज से शेयर की हमसे। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी सब लोगों की आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए थे कि इतना बड़ा व्यक्तित्व इतना साधारण कैसे हो सकता है। मतलब उन्होंने एक एक चीज़ अपने लफ्ज़ों में बयान की उस स्टेज से कि कैसे उन्होंने ट्रेन में जब एक ओलंपिक का अवार्ड जीत के एक बंदा आया और उसको इस स्टेज से जब हाई कर रहे थे तो उनके भाई साहब उनको कंधे पे लेके जाए। बोले यार सब लोग इसके लिए ढोल नगाड़ा क्यों बजा रहे हैं? तो बोले ये तो ओलंपिक में मेडल जीत के आया है। तो बोले ये ओलंपिक क्या होता है? तो बोले ओलंपिक एक बहुत बड़ा खेल होता है, उसके अंदर जो जाता है उसको इस तरीके का अवार्ड मिलता है। तो बोले उसमें कितने अवार्ड मिलते हैं? बोले उसमें 3 अवार्ड मिलते हैं, एक कांसे का मिलता है, एक सोने का मिलता है, एक चांदी का मिलता है। तो बोले सबसे बड़ा कौन सा होता है? मतलब उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि सोने का सबसे बड़ा होता है, चांदी, मतलब इतने साधारण व्यक्तित्व वाले आदमी ने। तो उन्होंने बोले मेरे को भी सोने का मेडल ही चाहिए। तो उनकी क्लास में जाके जब बैठे टीचर्स को बोला कि मेरे को तो, जब सबको पूछा तू क्या बनेगा? बोले डॉक्टर बनूंगा। किसी को पूछा तू क्या बनेगा? मैं वकील बनूंगा। उनको पूछेगा मैं क्या बना? मैं चंदू चैंपियन बनूंगा। तो इस तरीके से जब उन्होंने बोला कि मैं चंदू चैंपियन बनूंगा, और उसके बाद में उन्होंने जब कुश्ती के बारे में अखाड़े में जाके खेलना शुरू किया, लोगों ने बोला ये इतना पतला दुबला आदमी कुश्ती लड़ेगा कैसे? तो कुश्ती से भी उनको बाहर निकाल दिया। वो वहाँ पे उनके लिए ठंडा ही घोटते थे, बोलते थे नहीं मेरे को कुश्ती तो लड़ाओ। कुश्ती लड़ाने लेके गए तो सिर्फ 1 रुपये के लिए उस बंदे ने 8 लोगों को पछाड़ दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप चाह बना लो, अपने जीवन में एक राह बना लो कि मुझे ये करना ही है, और उसके बाद में जब आप अचीव करते हो, वो 1 रुपया उन्होंने स्टेज से हमको दिखाया और वही बंदे को इस 1 रुपये से पद्म श्री तक का अवार्ड मिला। वो भी उन्होंने अपने को उसी स्टेज पे दिखाया कि भाई ये तो मेरा 1 रुपये का सिक्का था, इस 1 रुपये से मैं पद्मश्री कैसे लेके आया। वो आज भी अपने सारे मेडल पूरे अपने कोट पे लगा के घूमते हैं एट एज ऑफ 85। उनसे कोई पूछता है कि ये मेडल क्यों लगा के घूमते हो, तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ कि मेरे जैसा चंदू जब इतना बड़ा पद्मश्री ले सकता है तो तुम्हारे जैसा आदमी तो कुछ भी कर सकता है। तो दिस इज़ द इंस्पिरेशन वी शेयर्ड। उनको 9 गोलियां लगी थी 96 की जब वॉर हुई थी, उनकी बैक में 9 गोलियां लगी थी। सारे डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि ये बंदा चल नहीं पाएगा। उस बंदे ने पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग में इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। कैन यू इमेजिन? मतलब जिस बंदे को पैरालिटिकल सिचुएशन हो, 9 गोलियां कमर में लगी हो, उसमें से 3 गोलियां कमर से निकली ना हो, पूरी दुनिया कह रही हो कि जो चल ना सके, वही आदमी अगर स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेके आवे पैरा ओलंपिक्स में, वो भी इंडिया के लिए पहला, तो वो चंदू कहाँ रहा? वो चैंपियन हो गया। करेक्ट। सो इस स्टेज के माध्यम से मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे बीच में बहुत सारी है और हमको इन्हीं से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। 99 में जब मैं बॉम्बे आया तो कोई विज़न नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे में पहली बार 99 में अमूल वॉइस ऑफ इंडिया की ऑडिशन देने आया था एज ए सिंगर, घर से भाग के, क्योंकि घर वालों को ये लगता था कि बाथरूम सिंगर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं घर से भाग के 1200 रुपये लेके और यहाँ पे ऑडिशन देने आया। ऑडिशन में देखा कि भाई यहाँ तो मेरे जैसे और 4000 लोग आगे लगे हुए हैं और अपना कोई नंबर ही आने वाला नहीं है। तो अपन ने अपने दिमाग को समझाया कि भाई अपना काम नहीं है ये,
अपने तो वही अकाउंटेंट जो दादाजी बनाया है, कभी वो जो सिखाया हुआ उसी में जाते हैं। वहाँ से फिर मैंने CFO की जर्नी चालू की, उनके लिए 3000 करोड़ रुपये रेज़ किए। 2 साल पहले हम लोगों ने माहेश्वरी शार्क टैंक जो पहला इवेंट हुआ था, उस इवेंट से लेके अभी तक 5 माहेश्वरी शार्क टैंक हुए। मैं गर्व से कहता हूँ कि उन 5 माहेश्वरी शार्क टैंक के इवेंट से हम लोगों ने अपने ही माहेश्वरी भाइयों में, युवाओं को 30 कंपनीज़ में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और उन 30 कंपनीज़ में से आज एक भी कंपनी नीचे नहीं है, सारी कंपनियां ग्रो कर रही है। एक विश्वास जताया हमने उन पे, इन युवाओं को इस स्टेज से। मैं जो मेघावी छात्र आए, मैं एक चीज़ मेघावी छात्रों के लिए भी इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, जब हम 10th में थे 1995, 60% मार्क्स आ जाते थे ना, 60%, तो पूरे गांव में मोहन थाल बांटते थे कि मेरा बच्चा 60% से पास हुआ है। क्योंकि उस वक्त 3rd डिवीज़न से पास होने वाले का भी न्यूज़पेपर में जब नंबर आता था ना, वो चिट्ठी भी अपनी डायरी के अंदर डाल के रखता था कि मैं 3rd डिवीज़न पास हुआ हूँ। तो मेरा इस मन से ये भी आप लोगों को एक निवेदन है, और इन मेघावी छात्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स इतना आगे बढ़ गया है, इतना ज़माना आगे जा चुका है कि हमें इस कंपटीशन में बाहर आने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, मैं सारे पेरेंट्स से भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ। ये मैंने बात जब माहेश्वरी समाज जोधपुर का एक इवेंट हुआ था तो उसमें भी कही थी कि आप ही के बच्चे जब हमसे आके अपना आइडिया शेयर करते हैं और हम उन पे अपना विश्वास जताते हैं, और आज उस विश्वास के सहारे पे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अपनी एक माहेश्वरी कम्युनिटी की कंपनी है होरा, जिसका मैं अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। जब 2 साल पहले माहेश्वरी शार्क टैंक हुआ था, स्टेज पे 5 बड़े शार्क्स ने उनको मना बोल दिया। वो मेरे से आके मिले, मैं अमित भैया सब उनसे मिले। मिलने के बाद बीश्वर की टीम ने उनसे डिस्कशन किया। हमने उस कंपनी में 5 करोड़ की वैल्यूएशंस पे 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आज आप विश्वास करेंगे 2 साल बाद वो कंपनी कहाँ पे है? अपना ही माहेश्वरी बच्चा है, 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो कंपनी आज पैसा रेज कर रही है 2 साल में। ऐसे तो अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, अनगिनत, जिन्होंने मेहनत की। मैं आपको इस स्टेज से ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि उन बच्चों पे हमें विश्वास जताना होगा। मतलब आज अगर आपका बच्चा जो जॉब करना चाह रहा है, उसके साथ में अगर कोई आइडिया वो आपसे शेयर करना चाह रहा है, तो वो क्यों किसी और के पास पैसा मांगे? उसको पहले आप स्पेस दीजिए कि मैं, बेटा तू बोल, तेरे को क्या चाहिए। अरे हमने 50 लाख उस पर इन्वेस्ट किया, आज अगर वो 100 करोड़ की कंपनी बना सकता है, तो आप सोचिए आपकी जेब में उसको देने के लिए 20 लाख नहीं है। एक पिता जो उसको 20 लाख पढ़ाई के लिए दे सकता है, क्या उसको बिजनेस के लिए 20 लाख नहीं दे सकता है? बट वो पिता को विश्वास जताना होगा कि नहीं, तू नहीं डूबेगा, तू आगे निकलेगा। ये मेरा अनुरोध आप लोगों से, और ये मैंने उस मन से भी अनुरोध किया था कि अपने बच्चों पे विश्वास हमें जताना होगा और उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप की राह दिखानी होगी। क्योंकि हम बिकम माहेश्वरी इतने ज़्यादा एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम नौकरी ज़्यादा करें, क्योंकि सबको एक कंफर्ट जोन मिल गया है आज की डेट में। सबको लगता है कि बड़े पैकेज किन के हैं, तो माहेश्वरीज़ के। मतलब आज से पहले एक कहावत चलती थी, अभी कुछ दिनों बाद मैंने उस कहावत को अपने दिमाग में रिफ्रेम किया है। पहले बोलते थे जहाँ ना पहुँचे मालगाड़ी वहाँ पहुँचा मारवाड़ी। अब मैं कहता हूँ जहाँ ना पहुँचा मारवाड़ी वहाँ पहुँचा माहेश्वरी। मैं विश्व भर में घुमा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। अभी बहरीन में हम लोग, मैं और अमित भैया थे। अबराज करके एक सोसाइटी है जिसमें 900 फ्लैट है, उसमें 550 फ्लैट्स मारवाड़ी मतलब इंडियन कम्युनिटी के हैं, और उसमें से 200 फ्लैट अपने माहेश्वरियों के हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब हर बड़ी कंपनी में CEO CFO लेवल पे अपने माहेश्वरी लोग बैठे हुए हैं। करेक्ट। मैं इस स्टेज के माध्यम से एक और मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि रादर देन वी आर मोर फोकसिंग ऑन जॉब, हमको जॉब में ही करियर बनाने के अलावा दूसरी अमूलचूल तरीक़ों में देखना पड़ेगा। भिवंडी इतना बड़ा मार्केट आपके बाजू में है, करेक्ट। आज मैक्सिमम पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उस बिज़नेस में आए भी। वो चाहते हैं कि यार हमने तो इन लूमों में अपनी ज़िंदगी निकाल दी। अब वो पहले खुद नहीं चाह रहे थे, अब उनको नहीं आना है। अब चाहते हैं पिताजी के मेरे बच्चे आए, तो वो नहीं आना चाहते क्योंकि उनको एक अच्छी हायर एजुकेशन मिल गई, अब उनको एक स्टेज मिल गया, अब वो चाह रहे हैं कि हम बाहर जाके पढ़ें या और कुछ नया करें। तो मेरा ये एक अनुरोध आप सभी से है कि बिकम पेरेंट्स, इन युवाओं पे, इन मेधावी छात्रों पे अपना फोकस करें, उनको स्पेस दें, उनके साथ डिस्कस करें। क्योंकि ये जो जेनजी जनरेशन अभी जो आई है, ये जनरेशन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है। हम जहाँ से सोचते नहीं है ना, हमारी वाली जो जनरेशन सोचती थी ना, उससे कई गुना आगे ये सोचते हैं। मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में, मैं आपको अभी हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी, हमारी एक कंपनी टेक्नोलॉजी में भी काम करती है, तो हमने बहरीन में एक ही आदमी के 10 क्लोन दिए जो उनके बिहाफ पे बात कर रहे थे। कैन यू इमेजिन? मतलब आप ये सोचिए कि अभी जैसे यहाँ पे स्टेज पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा एक रिप्लिका स्टेज से आपसे बात करें।
तो ये इतना एडवांस ज़माना है कि उसमें अगर बच्चों को आगे बढ़ना है तो इस तरीके के कामों में आगे आना पड़ेगा। और एक समय आने वाली पीढ़ी, अगर अपन इस चेंज को एडॉप्ट नहीं करेंगे, अभी से हमने इस चेंजेस को एडॉप्ट नहीं किया, तो आगे आने वाली पीढ़ी को और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। उनकी लैंग्वेज को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। युवाओं से मेरा एक और अनुरोध है, आजकल युवा बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं कई चीज़ों में। व्यसन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर दूसरे बच्चे के हाथ में मैं सिगरेट देखता हूँ, हर दूसरे बच्चे के हाथ में वो पैसिफायर देखता हूँ जिससे वो सिगरेट पी रहा है। स्मोकिंग इट जस्ट नॉट स्टेटस सिंबल हो गया उनके लिए। अगर क्लास का स्टूडेंट है, कॉलेज में जा रहा है, एक दोस्त सिगरेट पी रहा है, दूसरा नहीं पी रहा है ना, तो उसको अजीब लग रहा है कि यार तू मेरे साथ सिगरेट क्यों नहीं पी रहा है। बट हम बिकम माहेश्वरी, हमारे संस्कारों में कभी ये सब था ही नहीं। तो मेरी युवाओं से ये बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि आप अपने कैरियर क्लस्टर में उन सब चीज़ों को प्लीज़ जितना ज़्यादा दूर रख पाएंगे अपने आप से उतना दूर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो आपको भ्रमित करती है, आपके लक्ष्य से आपको आगे लेके नहीं जाती है, आपके लक्ष्य से आपको भटकाती है, और अंत में ये कई चीज़ें आपके लिए क्रिएट कर देती है। अपन सुन रहे हैं इंडिया में हर साल 5% से ज़्यादा सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं हर साल, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एडिक्शन और डिप्रेशन। मेरा सभी फैमिली, सभी पेरेंट्स, सभी मित्रों से ये बहुत आग्रह है कि अभी वाले युवाओं को समझने के लिए उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके दिमाग को पढ़ना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और उनके साथ उसी तरीके से जेल होना पड़ेगा। नहीं तो इधर वो भटक जाएंगे, आपको दिखेंगे कुछ और वो कर कुछ और रहे होंगे। फिर हमको क्या लगता है एक लिमिट के बाद कि हाँ भाई तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ, तो क्यों ही छोड़ देना है। आज ही उनके साथ उतना समय बिता लेना चाहिए जिससे कि उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता मिले। मैं थोड़ा सा एक टेक्निकली जो यहाँ युवा बैठे हुए हैं, जो मेधावी छात्र बैठे हैं, उनके साथ मैं कुछ टेक्निकल शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्टअप में आपको आना कैसे है। स्टार्टअप की एक जर्नी जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद को थोड़ा बहुत कुछ अपना पैसा लगाना होता है, जिसको हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। उसके बाद में जब आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके लिए फंडिंग के लिए आप अपने फैमिली और फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं। उसके बाद की स्टेज होती है जिसमें आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं। एंजल क्राउड फंडिंग ये एक ऑप्शन होता है उनके लिए, जिसमें आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करके गवर्नमेंट ग्रांट ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। और स्पेशली मैं स्टेज से एक चीज़ उनको और कहना चाह रहा हूँ कि आजकल इम्पैक्ट फ़ंड बहुत बड़ा काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर मोदी जी उन्होंने इतने इम्पैक्ट फ़ंड बनाए हुए हैं कि अगर आप सोशली किसी भी चीज़ का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कर रहे हो या सोशल इम्पैक्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की ग्रांट दे रही है। उन सब चीज़ों का आपको बेनिफिट लेना चाहिए। एंजल फंड के बाद का आपका राउंड होता है जब आप आगे थोड़े बढ़ जाते हो, तो उसके बाद में आपको वीसी वर्ल्ड में एंट्री मिलती है, जिसको हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। जैसे अगर मारवाड़ी सहज भाषा में आप लोगों को समझाऊँ तो जब एक व्यापार बढ़ जाता था तो पहले तो हम लोग साहूकारों के पास जाते थे कि भाई साहूकारी में मेरे को पैसा दे दे, हम उसको ब्याज देते थे। अभी यहाँ पे गणित थोड़ी चेंज हुई है, ब्याज पे उसको डेट फंड बोलते हैं, और अगर कोई पैसा कंपनी में डाल रहा है ऑन इक्विटी तो उसको इक्विटी फंड बोलते हैं। तो गणित वही है, पहले हम लोग वर्किंग भागीदार बोलते थे या वर्किंग पार्टनर बोलते थे। उसी साहूकारी में जब वो पैसा दे देता था तो उसको ब्याज पे पैसा लेते थे। अब ये सब सिर्फ थोड़े इंग्लिश वर्ड हो गए हैं, बट अल्टीमेटली जो पुरानी व्यवस्थाएं हमारी थी वही व्यवस्थाएं चल रही है। वीसी फंड के लेवल के बाद जब आपकी कंपनी और थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आप प्राइवेट इक्विटी राउंड या फिर उस कंपनी को आप पब्लिक लिस्ट कर सकते हो। तो हमने जो वीश्योर के माध्यम से अब तक काम कर रहे हैं हम लोग, जिन कंपनीज़ पे हम लोगों ने काम किया है, तो हमारा थीम भी हमने यही रखा हुआ, आइडिया टू आईपीओ। आप सिर्फ आइडिया के साथ आइए, हम आपके उसमें फ़ंड भी हम लेके आएंगे, फ़ंड भी हम जनरेट करेंगे, और उसके बाद में आप अपनी तरफ से बूटस्ट्रैप से क्या लेके आ सकते हैं और वहाँ से आईपीओ तक कैसे लेके जाना है, उसकी पूरी जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे। हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट्स, एवरीथिंग यू रिक्वायर्ड विच वी हैव। अब मैं इसी स्टेज से आप सबसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस डोंबिवली माहेश्वरी मंडल ने मुझे इस पात्र की तरह समझा कि मैं आप सबके बीच में आके और युवाओं को इस तरीके का मेरा नॉलेज शेयर करूं, तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उन सब युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और जिनको जो करना है हम पूरी तरह फ्री हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, आप ही की तरह हैं। हमारे नंबर आप किसी से भी यहाँ पे मांगोगे मिल जाएंगे। आपको जब भी लगता है आप हमें कॉल करिए, जब भी आपको ये महसूस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे एक माहेश्वरी समाज के 2 बच्चे आके गए थे,
आप सोचिए कि उन्होंने एक नई सोच क्या बनाई कि आजकल क्या हो रहा है कि हम बच्चों की स्कूल जैसे बढ़ती एज में आ रही है ना, तो वैसे रोज़ जूते चेंज करने पड़ते हैं। तो अपने माहेश्वरी IITian 2 बच्चों ने जूतों का रिप्लेसमेंट क्या ढूंढा है मालूम है आपको? उन्होंने सोल सेम रखा है, उसके ऊपर की रिंग शंकल, मतलब अगर जैसे अपन लेमन लैंग्वेज में पकड़े तो चैन, क्लिप, क्लच ऐसी लगा के उन्होंने जूतों के ऊपर की डिज़ाइन चेंज की है। तो नीचे वाला सोल सेम रहेगा और आप जूते की साइज को चेंज कर सकते हो। ये अपने माहेश्वरी बच्चों का आइडिया है और उन्होंने अभी IIT करते करते उन्होंने बनाया है और एक जूते के एक पेयर पे उन्होंने 6 रिप्लिका डाले हैं। मीन्स आप एक ही जूते को 6 अलग अलग तरीके से पहन सकते हो, 6 अलग अलग साइज में पहन सकते हो, तो बच्चे की बढ़ती एज के लिए वो जूता फिट हो जाए। ये इस तरीके के आइडियाज़ पे बच्चे काम कर रहे हैं। हमको सिर्फ उनको देना है तो एक जुनून देना है, उनको एक मोटिवेशन देना है कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर सभी को धन्यवाद कहूँगा और आप सभी का धन्यवाद, डोंबिवली माहेश्वरी मंडल का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस स्टेज पे आके आपको मार्गदर्शन दे सकूँ। क्योंकि अब तक की मेरी सारी स्पीचेस, चाहे मैं CNBC पे बोला, चाहे TV पे आया हूँ, तो 90% टाइम इंग्लिश में होती थी और उसके पहले एक पूरा पेपर तैयार करके लेके जाके, क्योंकि वहाँ पे शब्दों की गुज चलेगी नहीं। यहाँ अपना परिवार है, अपनापन लग रहा है। अगर 2 शब्द कम भी बोल दिए, ज़्यादा भी बोल दिए तो कुछ लगेगा नहीं, अखरेगा नहीं। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ और इस मंच के थ्रू मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, कभी भी कहीं पे भी किसी भी वक्त, ना सिर्फ व्यापार के लिए, पर्सनली भी कोई भी समस्या है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, ये सारे विशेष तौर पे युवाओं को मैं कहना चाह रहा हूँ, आप हमसे जुड़िए। हमारे यहाँ पे पूरी युवा टीम है, 20 लोग, 20 युवा, उसमें से 18 माहेश्वरी हैं और उनके साथ आप कनेक्ट रहिए। उनसे कुछ भी अपनी बात करनी है, मन की बात कहिए, वो आपके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनीश जी। आपको भी हम इस परिवार में पाकर बहुत ही लाभान्वित हुए आपके विचारों से, और आपने जो मार्गदर्शन पर जो बातें कही, खास करके बच्चों को स्टार्टअप्स के लिए कहीं पे कुछ भी इनिशिएटिव लगता है या एंजल फंडिंग, क्राउड फंडिंग या किस तरह का भी उन्हें फंडिंग, या कहीं वो अपने ग्रोथ में रुकते हैं, तो किसी तरह के भी संकट से उबारने के लिए वो आपसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए डोंबिवली माहेश्वरी मंडल की ओर से हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद।